बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई तोशा खाना में, इस सज़ा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ मकामात पे लोगों ने एहतजाज किया। ये एहतजाज जो है वो जैसे नॉर्मली लोग निकल आते हैं एहतजाज करने के लिए पार्टी की हदायत पे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उन्होंने बताया कि जनाब ये मालाकंड डिवीज़न में हो रहा है, ये हज़ारा डिवीज़न में हो रहा है, या कुछ जो जनूबी अजला है वहाँ पे हो रहा है, पेशावर में हो रहा है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकाली और इमरान खान साहब के हक़ में मुज़ाहरा किया। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है तोशा खाना के हवाले से, और बहुत सारे वो हक़ाइक़ छाप दिए हैं जो हक़ाइक़ नॉर्मली हम नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, वक्तन फ़वक्तन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का मीडिया बताता रहा कि तोशा खाना पे किसने कितना हाथ साफ़ किया। तोशा खाना में किसी ने भी घड़ियाँ नहीं छोड़ी। जितने भी लोग आए पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों में, वो सारे तोशा खाना के तहाइफ अपने घरों में लेकर जाते रहे, चाहे वो निगरान हुकूमतों में आए, चाहे वो बाकायदा हुकूमतों में आकर बैठे। तमाम लोग तोशा खाना के ऊपर हाथ साफ़ करते रहे, हत्ता कि जर्नैलों ने भी तोशा खाना के ऊपर हाथ साफ़ किया है। तो तमाम लोग जो हैं वो तोशा खाना से निकालते रहे सामान, घड़ियाँ, ज्वेलरी, कालीन, घरेलू सामान, टी सेट और पता नहीं क्या कुछ ये ले जाते थे। नवाज शरीफ साहब लंबे अरसे से, नवाज शरीफ साहब, उनकी अहलिया, उनका ख़ानदान ये सामान लेते रहे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी हुकूमतें आई वो सारी भी ये सामान लेती रही हैं। इसी तरह इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया ने भी तोशा खाना का सामान लिया। मामला ये है कि इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था या उनकी अहलिया को नहीं करना चाहिए था। ये इखलाकी नुक्ता नज़र से आप देखें तो बात ठीक है, यानी बाकी सारे लोग जो काम कर रहे थे वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई इल्लीगल काम किया, गैर कानूनी काम किया? अगर तो गैर कानूनी काम किया तो वो सब ने किया। अगर तो तोशा खाना से घड़ी लेना या कोई और तोहफा लेना गैर कानूनी है, तो यही गैर कानूनी काम नवाज शरीफ ने, उनके ख़ानदान ने, जरदारी ने, उनके ख़ानदान ने, गिलानी ने, उनके ख़ानदान ने, और बेशुमार और ख़ानदान हैं जो ये कारनामे कर चुके हैं। तो उन सबको भी गिरफ्तार होना चाहिए, उन सब पे भी मुकदमे चलने चाहिए। तोशा खाना से सामान लेना इल्लीगल नहीं है। आप एक मखसूस अमाउंट जमा करवा के आप सामान ले लेते हैं और ये हमेशा से होता है, कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान साहब वो पहले आदमी हैं जिन्होंने तोशा खाना के रूल्स को तब्दील किया और जो 20% पैसा देकर सामान लेते थे उसको 50% तक कर दिया। अब इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे ये लगते हैं कि जनाब जो तोशा खाना के अंदर तहाइफ थे उनकी कीमत कम लगवाई गई। भी जो कम कीमत लगवाई गई वो प्राइम मिनिस्टर खुद लेके हाथ में तो नहीं फिरता था मार्केट के अंदर, जनाब बताएं ये कितने का है, जनाब आप बताएं ये कितने का है, जनाब आप बताएं, ऐसे तो नहीं होता था। भाई सरकारी मुलाजमीन है, तोशा खाना का बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, वो लोग जाते हैं, वही लोग चेक करवाते हैं ना ये चीज़ कितने की है। तो जो उसकी कीमत लगती है उसके मुताबिक वो 20% या बाद में इमरान खान साहब ने 50% कर दिया तो उसके मुताबिक वो नीलाम हो जाता है। तरीक़ाकार तो ये है, अगर कम कीमत लगी थी तो इमरान खान ने जाके मार्केट में तो नहीं लगाई थी ना, वो तो जिसने कम कीमत लगाई वो सरकारी ऑफिसर, उसके गले में फंदा डालो, उसको पकड़ो ना कि भाई ये तुमने इतनी कम कीमत क्यों लगाई और तुमने क्यों सरकार का माल जो है या तोशा खाना का माल ओने पोने बेच दिया। उन सबको छूट है इमरान खान को। देखिए, अगर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, अव्वल तो मेरा ये मानना है कि इन्हें कोई तोहफा लेना ही नहीं चाहिए था, ये इन तोहफों से बहुत बड़े हैं। इमरान खान की तो शख्सियत इतनी बड़ी है, ये उनकी अहलिया ने अगर लिया तो लेना ही नहीं चाहिए था, ये तोहफे लेने नहीं चाहिए थे। लेकिन अगर उन्होंने लिए हैं तो उन्होंने कानून के मुताबिक लिए ना, गैर कानूनी तौर पे तो नहीं लिए। अगर ये ना भी लेते ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फ़र्ज़ करें कि इमरान खान और बुशरा बीबी एक भी तोहफा ना लेते तो किसी और केस में फंसा देते। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है ना, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि तोहफा लेते ही ना। लेकिन अगर ना लेते तो क्या होता, किसी और केस में फंसा देते। इद्दत वाला केस भी तो बनाया है ना, और कोई घटिया केस बना देते। तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का नतीजा है। जिन्होंने गाड़ियां ली जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, गैर आईनी है, लिखा हुआ है उसके अंदर कि आप गाड़ी नहीं ले सकते तोशा खाना में, या कोई इंटीक वो आप नहीं ले सकते, वो चीज़ें इन्होंने ले ली। जो तारीखी नवादरात हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं मजहबी नुक्ता नज़र से, या फिर वो चीज़ें आप नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने गाड़ियाँ भी ले ली और रूल्स को खुद ही नरम कर दिया और गाड़ियां लेके उड़ गए। वो केस चल रहा है 6 साल से, आज तक कोई उसके अंदर चालान ही जमा नहीं हुआ, और ये केस चल रहा है 1 साल से, फटाफट चालान भी जमा हो गया।
तो ये एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया, और बाकी सारों ने भी यही काम किया। अच्छा नाज़रीन, इसमें पंजाब में दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर छापेबाजी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस का एक ही काम रह गया, पीटीआई के बंदे पढ़ लो। वो पीटीआई के ऊपर छापों पे छापे और कोई काम ही नहीं करते। जिसने भी अपनी कारकर्दगी साबित करनी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे चढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वहाँ पे अब कारकर्दगी दिखाने का जो वाहिद ज़रिया है वो ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ कितना किया और क्या किया। यानी ये PMLN के एक जर्नलिस्ट हैं अफसार आलम साहब, इन्हें वो भी लगाया हुआ था इन्होंने, चेयरमैन पैमरा भी। ये कहते हैं जी कि मेजर जनरल फैसल नसीर को अगला DG ISI लगाया जा सकता है, इसीलिए उन्हें साथ लीबिया ले जाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जब उन्हें गोली लगी या गोलियां लगी तो उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर का ही नाम दिया था उस वक्त कि जनाब ये जिम्मेदार है, और उन्हें नामजद किया था, और उनके ऊपर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब ने लगाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानती है कि मेजर जनरल फैसल नसीर पूरी तरह से सियासत के अंदर इन्वॉल्व है, DGC हैं वो, तो उन्हें DG ISI अगर लगाया गया तो देखिए ये उन लोगों में से एक है जिनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। यानी ये लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं, कुछ लोग एक लेवल तक आ जाते हैं ना। देखिए आसिम मुनीर साहब और इमरान खान के बारे में लोग कहते हैं कि ये दो तलवारें एक नियाम में नहीं रह सकती, तो ये अपनी बका के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे। इसी तरह फैसल नसीर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, ये लोग नहीं पीछे हट सकते। अब बात यह है कि ये जिस नहज तक पहुंच गए हैं या जहां तक ये मामलात को लेकर चले गए हैं वहां से पीछे हटा नहीं जा सकता। अब इमरान खान साहब आए तो इनकी बका खतरे में हो जाएगी, या इमरान खान साहब सर्वाइव कर गए तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बज़ाहिर ये दिखाई देता है, ये सियासत है, इसमें कुछ भी हो जाता है, लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ये है। फिर एक और चीज़ भी बताई गई कि नून लीग ने नदीम अंजुम के लिए बहुत कोशिश की। नदीम अंजुम साबिक DG ISI है और इसी के दौर में मुझे अगवा किया गया था, मुझे इसलिए ये बंदा हमेशा याद रहेगा। बाकी DG ISI शायद मैं भूल जाऊँ, एक एक करके तारीख का हिस्सा बनते जाते हैं, लोगों को याद भी नहीं रहते, तो ये इसको मैं याद रखूँगा क्योंकि इसके दौर में मैं अगवा किया गया था। तो हुकूमत इसे दोबारा DG ISI लगाना चाहती थी, फिर दूसरी नहीं लगाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं मानी, और दूसरी ऑप्शन रखी गई सिक्योरिटी एडवाइज़र ही लगा दें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी नहीं लगाया गया। फिर तीसरी ऑप्शन जनाब अमेरिका में इसको सफ़ीर लगा दें, वो भी नहीं लगाया गया। लेकिन दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, नदीम अंजुम को कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा, उसकी एक वजह है। कोई भी जर्नैल जो है वो ज़्यादा अरसे तक बेरोज़गार नहीं रह सकता, जब उसने खिदमात सर अंजाम दी हो तो उसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाती। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जर्नैलों को नौकरियां आजकल मिल रही हैं, तो इन्हें भी नौकरी मिल जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त तकारीर हुई हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है, और ये मोमेंटम क्या है ज़रा ये आप सुन लीजिए। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, रबिया बाजवा साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ बातें की हैं, कुछ वकला ने बातें की है, और कुछ सियासतदानों ने भी। महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बात की, और ये बात मुझे नहीं लगता कि अभी हुक्मरानों को समझ आएगी। वो ताकत के नशे में डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद के साथ और इसराइल की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं, तो वो उनको भी ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात ज़रूर समझ आनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा कि डायलॉग के लिए तैयार है, आए एक दूसरे को माफ़ करें। देखें अगर ये सियासतदान एक दूसरे से दिल साफ़ कर लेते हैं और करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती है कि जनाब ठीक है अब हम करप्शन ना करेंगे ना करने देंगे, जो मामलात हैं उन पे दिल साफ़ कर लेते हैं और एक शफाफ निज़ाम के तहत हम सारे उसमें से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर ये सारे सियासतदान मिलकर किसी तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उनके आईनी किरदार में वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान की बचत हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा पाकिस्तान को जो नुकसान है, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक पहुंचाया। उनके घटिया और गलत फैसलों ने पाकिस्तान को आज तक सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान दो टुकड़े भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की वजह से हुआ। पाकिस्तान के अंदर जितनी हुकूमतें गिरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई, पाकिस्तान में जितनी जाली हुकूमतें बनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, पाकिस्तान जितनी जंगों में गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से गया। पाकिस्तान के अंदर जो मनशियात का
और जो असलहे का, क्लाशनकोव का जो कल्चर लेकर आया वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो बनी वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से बनी। पाकिस्तान के अंदर जितने ऑपरेशन हुए और जितने कबायली हमारे नाराज हैं, बलूच नाराज हैं, हमारे महाजिर नाराज हैं, ये सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नाराज हैं। आज भी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की फोर्सेज और पाकिस्तान की आवाम के बीच में जो एक गैप, एक खला पैदा हो गया है, वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज की वजह से हुआ है। तो पाकिस्तान को अगर मैं गिनना शुरू करूं तो 4 वीलॉग इस पे कर सकता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कितना नुकसान पहुंचाया। सियासतदान तो बेचारे वो करप्शन वर्प्शन कर देते हैं, इधर हाथ मार दिया उधर हाथ मार दिया, लेकिन सियासतदानों की हरकतों से मुल्क का नुकसान नहीं होता। बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन सारी दुनिया में होती है, इंडिया में भी होती है, बाकी मुल्कों में भी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं ना, वो सियासतदान नहीं कर रहे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एटम बम सियासतदानों ने बनाया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में छोड़ते तो शायद एटम बम बनता ही ना शायद। तो ये पाकिस्तान के सियासतदानों को मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को रोकना पड़ेगा और एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना एस्टेब्लिशमेंट वो कर देगी कि सबकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। ये अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बातें की हैं और उन्होंने कहा जी कि शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें और आप अपनी इस्लाह करें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अचकज़ई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इस वक्त हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वो बूटों के तस्मों के साथ लटके हुए हैं और उनके गले में फंदा बना हुआ है तस्मों के साथ, और वो बेचारे इसी निज़ाम में अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के स्टेटमेंट्स आप देखिए। उन्होंने कहा जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं, DG ISPR की तरफ उनका इशारा, और कहते हैं कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और बेवकूफ़ो, इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं बल्कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी की ज़मानत है। आप एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें और इस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें। 8 फरवरी का रिजल्ट आपने बदलकर किसी और के खाते में डाल दिया, मगर पता तो है ना आपको कि आप लोगों ने क्या किया। ज़रा वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है। लोगों की पल्स जो कहती है वो सबको पता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाई गई है, हम इनको रोकते रहे। ये दहशतगर्दी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सुहेल अफरीदी का। उन्होंने कहा हम रोकते रहे, हम ये कहते रहे। मुराद सईद ने बहुत कहा, इमरान खान ने कहा, बाकी सब ने कहा। मैंने इसके ऊपर इतने सारे वीलॉग किए 2022 में कि रुक जाओ भाई, क्यों दहशतगर्दों को लेकर आ रहे हो। हम रोकते रहे और बताते रहे कि आपके बंद कमरों के फैसले खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आज ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं, या तो ये पहले गलत थे या आज गलत है। यानी आप खुद लेकर आए दहशतगर्दों को, हम आपको मना करते रहे, लेकिन अब सूरत हाल आपके सामने। एक तो हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है। वो 10 दफ़ा अडियाला जेल जाता है मगर उसे नहीं मिलने दिया जाता। वो बाहर सड़क पे पूरी रात गुजारता है। ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ की सियासत है। सुहेल अफरीदी साहब ने यह भी सवाल उठाया। फिर उन्होंने बताया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक अमन जरगा बुलाया था जिसमें तमाम सियासी और मजहबी और दीगर मकातब फ़िक्र के लोग शरीक हुए थे और एक 15 निकाती एजेंडे पर हमारा इत्तफाक हो गया। लेकिन PTM के 2 बंदे वहाँ से निकले, उन्हें अगवा कर लिया गया। मेरी उनसे बात हुई, अब अगवाकार ये ना जिनसे बात हुई, तो मैंने कहा जितने ग्राउंड के हालात हम सियासी लोग समझते हैं तुम नहीं समझते, और जो तुम्हारी एडवाइज़र हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। तुमने जो ये कदम उठाया है इससे तुम्हारी साख मज़ीद ख़राब होगी, लोगों के दिलों में आपकी नफरत बढ़ेगी। इसका नतीजा ये निकला कि पेशावर यूनिवर्सिटी में 78 साल तारीख में पहली मरतबा इदारे के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अब इदारा वो कह रहे हैं तो पाक फौज कह रहे हैं। अब बंदे अगवा करना तो इदारों का काम नहीं है ना। अब इसके ऊपर रिएक्शन भी आया। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारा बैरूनी कर्जा डॉलर के रेट के साथ मुंसलिक है जो बढ़ता जा रहा है। दोस्त ममालिक ने हमें खैरात दी हुई है जो हमारे स्टेट बैंक के पास पैसे पड़े हुए हैं। अगर हुकूमत डॉलर को ना रोके तो ये डॉलर 400 रुपए क्रॉस कर जाएगा। ये ज़बरदस्ती इन्होंने डॉलर रोका हुआ है। ये इसहाक डार साहब की पुरानी पॉलिसी है, हमेशा वो ये करते हैं और आज भी ये हुकूमत यही कर रही है। अगर ये ज़बरदस्ती ना रोके तो डॉलर 400 क्रॉस कर जाएगा और बैरूनी कर्जा बढ़ जाएगा। हमारा डिफेंस का बजट भी नहीं रहेगा और मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बंद कमरों के मनसूबा साथ गलत मशवरों से फैसले कर रहे हैं। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हर फैसले के साथ डट कर खड़ा हूँ। अगर पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए शहादत मिलती है तो शहादत कबूल होगी। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने डिफरेंट और चीज़ें जो है वो सामने रखी अवाम के, और ये भी उन्होंने कहा जी कि एयरफोर्स का तैयारा है वो एक वज़ीर आला को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक सूबे से दूसरे सूबे में
लेकर जाता है, जबकि दूसरा एक और सूबे का वज़ीर आला है, उसका नाम ही टॉप लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। तो एक सूबे को तमाम तर वसाइल दिए जा रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वफाक पर 4,758 अरब रुपए के बकाया जात हैं, जिनके सबूत मैं साथ लेकर आया हूं, लेकिन हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा। ये बातें जनाब उन्होंने की। अब नादरीन मैं आपके सामने एक और चीज़ रखता हूं, ज़रा ये एक इश्तिहार है, इसको आप देखिए, लगे हाथों आपको दिखाते हैं। अजमत की ऊंची उड़ान, PIA का आलमी वकार बहाल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम क्या है? PIA भेज दो। इसके ऊपर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है PIA के ऊपर। पहले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मिलकर इसको तबाह बर्बाद किया, इसका बेड़ा गर्क कर दिया PIA का। PIA को वहां पहुंचा दिया कि इसकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको पता है ये महंगे टिकट बेचता है PIA। ये यूरोप में या बरतानिया में अगर आप ट्रैवल करते हैं ना, यूरोप के अंदर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। बरतानिया में आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, आप आयरलैंड चले जाते हैं, मैंने ट्रैवल किया है। इससे आधे पैसों में आप ट्रैवल कर लेते हैं जितना पैसा पाकिस्तान में PIA लेता है। यानी आप लाहौर कराची चले जाएं, पेशावर कराची चले जाएं, या आप इस्लामाबाद लाहौर या इस्लामाबाद कराची चले जाएं, तो आपसे जो पैसे लेता है ना PIA, वो डबल पैसे हैं जितने पैसों में आप यूरोप में या बरतानिया में ट्रैवल कर सकते हैं। तो उनकी एयरलाइंस इतने कम पैसों में कैसे ट्रैवल करवा रही हैं, और पाकिस्तान में एयरलाइंस क्यों इतने ज़्यादा पैसे ले रही हैं, ख़ास तौर पे जो कौमी एयरलाइन है? ये सवाल भी पूछने वाला ना। इतने पैसे लेने के बावजूद आप खसारे में हैं, और यहाँ पे जो एयरलाइंस हैं वो थोड़े से पैसे लेकर भी खसारे में नहीं है, बल्कि मुनाफे में चल रहे हैं। वो बहुत खुश हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस भी दे रहे हैं, और आप हर दफ़ा निजीकारी का सोचते रहते हैं। तो आप देखें, नेशनल फ्लैग लगा हुआ है एरोप्लेन के ऊपर, और पूरी एयरलाइन के बेचने के अमल को वो ये कह रहे हैं कि अजमत की ऊंची उड़ान। अब बंदा इस पे सर ना पीटे तो और क्या करे? अंदाजा करें आप, इनकी हालत चेक करें कि ये कौमी इदारे बेच रहे हैं, और बेचने के अमल को कह रहे हैं, घर का सौदा सामान बेच रहे हैं, और बेचने के अमल को कह रहे हैं कि अजमत की ऊंची उड़ान। बेचने के अलावा इनके पास हाल ही कोई नहीं है। जो कई दहाइयों में इन्होंने इन इदारों के साथ कर दिया है, जिस किस्म की भर्तियां कर दी हैं, जिस किस्म के खसारे में ये इदारे जा रहे हैं, हुकूमतों के पास तो कैपेसिटी नहीं है, ये बेच दें। लेकिन याद रखिएगा, जो भी इन्हें खरीदेगा वो मुनाफे में ही जाएगा। मैं आपको लिख कर देता हूं, जो भी PIA खरीदेगा वो नुकसान में नहीं जाएगा, वो मुनाफे में जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन इस पोटेंशियल को हुकूमत इस्तेमाल करती, हुकूमत के अंदर ये पोटेंशियल नहीं है, और पाकिस्तान की हुकूमतें बड़े लंबे अरसे से रगड़ा दे रही हैं इदारों को। ये हालत हो गई। नादरीन, ये एक खबर और है। ये राणा सनाउल्लाह साहब के दो बड़े अजीब बयानात हैं, और अलग अलग बयानात आ रहे हैं। इसहाक डार साहब ने, याद है आपको, एक दिन क्या कहा था? उन्होंने कहा था वज़ीर आज़म सफ़र में थे, इसलिए सही तरह समझे बगैर डोनाल्ड ट्रंप के हक में ट्वीट कर दिया कि उनका मंसूबा बहुत अच्छा है। पहले उस मंसूबे से भाग रहे थे, और बाद में उसी मंसूबे के ऊपर जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में वोट भी कराए। अब राणा सनाउल्लाह साहब एक तरफ तो ये कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने खुद पेशकश की है कि हम गज़ा में अपनी फ़ौज भेजना चाहते हैं। एक बात तो ये कन्फर्म हो गई, ये क्लियर हो गई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को खुद ये पेशकश की कि हम अपनी फ़ौज को स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर गज़ा में भेजना चाहते हैं। नंबर 2, राणा सनाउल्लाह ने एक और स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी, इसराइल शायद खुद ही गज़ा में पाकिस्तान के फौजी दस्तों की तैनाती से इनकार कर दे, लेकिन अगर मौका मिला तो पाक फौज फ़लस्तीनियों के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। ये राणा साहब ने कहा। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि राणा साहब कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने इजाज़त ना दी तो हम नहीं जा सकेंगे। अगर आप इसराइल की इजाज़त से जा रहे हैं, देखिए ना, एक तो इसराइल की इजाज़त से जाएंगे तो फिर आपने करारदाद के हक में वोट क्यों डाला कि स्टेबलाइजेशन फोर्स को बनाया जाए और वहाँ पे तैनात किया जाए? आपने क्यों वोट डाला उस करारदाद के हक में जिसका मैंडेट ही आपके पास नहीं था? वोट तो आपने डाल दिया, अब आप अपनी फ़ौज वहाँ पे भिजवाने के लिए खुद पेशकश कर रहे हैं, जबकि इन्हिसार इस बात पे है कि इसराइल इजाज़त देता है या नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा, राणा सनाउल्लाह ने कहा। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इसराइल ने इजाज़त दी तो फ़ौज जाएगी, इजाज़त इसराइल ने ना दी तो फ़ौज नहीं जाएगी। यानी सादी बात यह है